नमस्कार, मी प्रवीण कांबळे महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्कमध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो। केंद्र शासित भाजपा के 9 साल देश बेहाल। अभी प्रकाश लांगने जी ने पूरे आपको 9 मुद्दे उसको 9 में किया है, वैसा देखने जाए तो 900 मुद्दे हो जाएंगे। देश के हर समाज के, किसानों के, स्टूडेंट्स के, हाउसवाइफ के, महिलाओं के, बूढ़ों के, जवानों के, बेरोजगारी के, महंगेवारी के, इंडस्ट्रीज के, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, रिफाइनरीज, डैम्स, ऐसे 900 मुद्दे हो जाएंगे कि 9 साल में भाजपा की सरकार ने कोई ऐसा योगदान का काम नहीं किया कि जिसके चलते हुए उन्होंने किए गए वायदे वो कहीं पे पेपर में भी पूरे होते होंगे, ऐसा नजर नहीं आता। बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, महंगेवारी की मार हर आदमी सह रहा है। जो भाजपा वाले 70 रुपए पेट्रोल और डीजल और केरोसिन वो सारे कैबिनेट में है, मगर एक की भी आवाज कहीं निकलती नहीं है। देश के लोगों का आने वाले लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर दिशाहीन करना, दिशा भूल करना, सामाजिक एकता को बिगाड़ना, देश की घटना को खत्म करना, ये इनका एक बेसिक एजेंडा है। और देश की घटना, कॉन्स्टिट्यूशन को जो खत्म करने का इनका जो बेसिक एजेंडा है, वो इसको चला रहे हैं कॉमन सिविल कोड के नाम से। और कॉमन सिविल कोड के नाम को लेकर के हम देखते हैं मीडिया में भी 2 मुस्लिम्स, चाहे मौलाना होंगे या कोई पॉलिटिकल पार्टी के होंगे या एनजीओ होंगे, उनको लाके खड़ा कर देते हैं और डिस्कशन कॉमन सिविल कोड को वो लेके चले जाते हैं हिंदू मुस्लिम की तरफ, जबकि एक्चुअल बीजेपी का एजेंडा कॉमन सिविल कोड का लाने का है इस देश के अंदर का रिजर्वेशन खत्म कर देना। SC, ST, OBC ये जो रिजर्वेशन है इसको ये खत्म कर देना चाहते हैं। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब OBC का डेटा मांगा सेंसस का, तो इस सरकार ने 2021 का, जबकि सेंसस के पास डेटा होता है, कैटेगरी वाइज होता है, 2001 का आप सेंसस निकाल के देखो तो आपको डेटा मिलेगा, 11 का उसके पहले 1990 को डेटा मिलेगा, मगर इस केंद्र की सरकार ने OBC का डेटा के सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड नहीं किया और इस तरह से जुगलबंदी करके सुप्रीम कोर्ट में मैटर को लटका दिया है। उसके चलते हुए पूरे देश में स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव विशेषतः महाराष्ट्र में नहीं हो रहे हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे काम नहीं कर पा रहे हैं। नगर परिषद, महापालिका, जिला परिषद, ये सारे चुनाव उस रिजर्वेशन नहीं होने की वजह से लटक गए हैं, रुक गए हैं। ये इनका एक एजेंडा है। खाली OBC का रिजर्वेशन इनको खत्म नहीं करना है, तो इनको SC, ST, OBC सभी रिजर्वेशन इनको खत्म करना है। ये उसके पीछे का मेन मकसद है, मेन मुद्दा है। और इसके चलते हुए इसको पोलराइजेशन कैसे करना है, तो कॉमन सिविल कोड, तो कॉमन सिविल कोड की बात करके मुसलमानों को सामने खड़ा कर देते हैं। तो मुसलमानों का आपत्ति है। मैं ये आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि SC के रिजर्वेशन में मुसलमानों को जगह नहीं है, ST के रिजर्वेशन में मुसलमानों को जगह नहीं है, OBC के रिजर्वेशन में कुछ अंसारी, कुछ जुलाहा, कुछ बागवान, ऐसे कुछ परसेंटेज में ही मुस्लिम कम्युनिटी को वो OBC के रिजर्वेशन में है। इसके अलावा मुस्लिम्स को कहीं जॉब में रिजर्वेशन नहीं है, कहीं एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन नहीं है, मल्टीनेशनल में रिजर्वेशन नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी को के लोगों को अगर प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स होते हैं तो सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है, तो CRPC का एक्ट लागू होता है। जो लोग शरीयत के बेसिस पे तलाक नहीं करते हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट में जाकर के
डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं, जिनको सिर्फ निकाहनामा नहीं करना है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट में जाके शादी करते हैं। तो मुसलमानों को कॉमन सिविल कोड आने से वो नुकसान नहीं है जो ये दिखाया जाता है। एक्चुअल नुकसान तो हमारे हिंदू भाइयों का है। तो मुसलमान क्या काम करता है? साइकिल रिपेयर करता है, एसी रिपेयर करता है, हाथ गाड़ी खींचता है, ठैया खींचता है, ट्रक चलाता है, रिक्शा चलाता है, केले की गाड़ी लगाता है, भाजी की गाड़ी लगाता है, क्योंकि उसको रिजर्वेशन प्राप्त नहीं है। तो इसमें नुकसान हमारे हिंदू भाइयों का है। मगर ये पोलराइजेशन करना चाहते हैं देश में 2024 के इलेक्शन के पहले, और इसीलिए अभी ऑब्जेक्शन सजेशंस का इन्होंने निकाला कि 1 महीने में कॉमन सिविल कोड के संदर्भ में लोगों ने अपना ऑब्जेक्शन सजेशन देना चाहिए। जब आप इस घटना को ही खत्म कर देना चाहते हैं, आपका उसके पीछे का मकसद ही वो है, तो ऑब्जेक्शन सजेशन लेके भी आप क्या करने वाले हैं? जितने ऑब्जेक्शन आएंगे उन मुद्दों को लेकर के आप इस देश में और पोलराइजेशन करोगे। जनवरी में राम जन्मभूमि का उद्घाटन आप करेंगे, अच्छी बात है, कई सालों से मुद्दा चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, तो आप राम जन्मभूमि का इनकैशमेंट पॉलिटिकल करेंगे। मई महीने में लोकसभा का चुनाव लगेगा, तब तक के आप उसका इनकैशमेंट करोगे। कई तीर्थ यात्राओं पे अभी फ्री गाड़ियां भेजने लग गए, बसेस भेजने लग गए। तो मेन जो लोगों को चाहिए, रोजगार चाहिए। 15 महीने तक किसान बैठे रहे आंदोलन पे, कुपोषण पे, 700 से 800 किसान की जान वहां पर गई। सरकार ने जो किसानों को कमिटमेंट वहां दिया, मेरी मालूमात के हिसाब से तो एक भी कमिटमेंट सरकार ने। बाकी के तो अमित शाह जी ने कह दिया ये तो जुमले हैं, 15 लाख जुमला है, बाकी के सारे जुमले हैं। मगर जब सरकार में आने के बाद, आंदोलन होने के बाद, जो मुद्दों के ऊपर 15 महीने तक इस मुल्क का किसान बैठा रहा, उसके ऊपर की भी आपके आश्वासन की पूर्तता सरकार ने नहीं करी, और कोई भी उसके ऊपर एक शब्द बात करने तैयार नहीं। आज कई महीनों से इस देश को जिन्होंने सम्मान दिलाया इंटरनेशनल लेवल पे, प्लेयर्स हमारे वहां आंदोलन करते बैठे, मगर सरकार के पास महीनों महीनों तक फुर्सत नहीं उनसे बात करनी। तो इससे आप और हम समझ सकते हैं कि सरकार का दृष्टिकोण क्या है। केंद्र में सरकार से वापस स्थापन करनी है, देश को कांग्रेस मुक्त बनाना है, ये इनका एजेंडा था। मगर आप देखो एक एक राज्य कांग्रेस वापस आती जा रही है। अभी हम कर्नाटका में थे, मैं 15 दिन था, पूरी ताकत से जनता ने वहां पे कांग्रेस को चुन के दिया। और आप देखोगे कि अभी एमपी का चुनाव है, बाकी की जो राज्यों के चुनाव है, वहां पे आपको नजर आएगा कि कांग्रेस कितनी ताकत से वहां पर अपनी बुनियाद बनाएगी। और ये कांग्रेस बुनियाद कैसे बनाएगी? जब सत्ताधारी वचन की पूर्ति नहीं करता है, तब विरोधी पक्ष को जनता आगे लाती है। यही लोकतंत्र की ताकत है, और यही लोकतंत्र ये खत्म कर देना चाहते हैं। इसी लोकतंत्र को ये खत्म कर देना चाहते हैं। मणिपुर जल रहा है, कितने महीनों से जल रहा है, मगर होम मिनिस्टर एक शब्द नहीं है क्या? बताइए मुझे आप। प्राइम मिनिस्टर का एक शब्द नहीं है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जब भी ऐसे कोई हादसे कहीं होते हैं कहीं स्टेट में, तो पार्लियामेंट की एक कमेटी बनाई जाती है, प्राइम मिनिस्टर उनको भेजते हैं। तो जो लोग दंगाई है या जो दंगा कर रहे हैं के लिए वहां लोगों से बातचीत करने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कमेटी जाती है, डेलीगेशन जाता है, मिनिस्टर्स जाते हैं। मगर मणिपुर आज महीना भर से ज्यादा हो गया, मणिपुर जल रहा है, मगर उसके ऊपर निशब्द, कोई शब्द नहीं, कोई चर्चा नहीं। इस तरह से पूरे देश का हाल है। सिर्फ चैनल चालू करके आपको मन की बात सुनाएंगे, मन की बात से पेट नहीं भरता। मन की बात खाली सुनने में अच्छी लगती है, उससे पेट नहीं भरता, रोजी रोटी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता। तो 9 साल मोदी जी के सरकार के 9 साल भारतवर्ष बेहाल, ये हमारा
मकसद है आप लोगों तक के बात को पहुंचाना और आपके माध्यम से जन तक के पहुंचाना। 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने कौन से 9 सवाल खड़े किए हैं वो जरा आप बता पाएंगे? अभी आपको नागने जी ने बताया, बेरोजगारी, महंगेवारी, देश में 2000 की नोट की पाबंदी लाई गई। क्या बोल के लाई गई? हम लोग कभी भी चिप्स ढूंढ रहे हैं तो टीवी चैनल पे बहुत सारे एंकर्स ने शुरू किया था कि 2000 की नोट अगर जमीन में दफना दी जाएगी, समंदर में डूब जाएगी तो वहां से भी पता लग जाएगा, वहां से आतंकवादी ढूंढ के लाया जाएगा। तो मैं केंद्र सरकार को पूछना चाहता हूं, 2000 की नोट की बंदी के बाद से लेके आज तक कितने आतंकवादी हमले इस देश में हुए, कितने हमारे नौजवान, हमारे जवानों ने शहादत दी, कितनी बेरोजगारी खत्म हुई, कितने आतंकी हमले बंद हुए। 2000 की नोट ओवरनाइट रात में आके टीवी पे अनाउंस करके बंद करवा, अभी फिर से अनाउंस कर दिए कि 2000 की नोट फिर से बंद हो जाएगी, सितंबर तक बंद हो जाएगी। अभी आप बाजार में जाते हो तो औरतें बताती है 2000 की नोट दो तो कोई लेता नहीं है, हाथ गाड़ी वाला लेता नहीं है। 2000 की नोट के ऊपर 20 टके पे, 10 टके पे, 5 टके पे धंधा शुरू हो गया है। आपको मैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज पढ़ाऊं, महाराष्ट्र टाइम्स की न्यूज पढ़ाऊं कि 20 टका, 30 टका, 10 टका, करोड़ रुपया आप दो और इतना पैसा दो। सोने का भाव बढ़ गया, डायमंड का भाव बढ़ गया, मतलब फिर से 2000 की नोटबंदी। मतलब शुरू क्यों करी थी, बंद क्यों कर रहे हैं, इसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। हम तो इसका पॉलिटिकल एक जवाब समझते हैं, इसके चुनाव थे कि जब बंद कर, और अब क्यों बंद कर रहे हैं, वापस 5 राज्यों के चुनाव है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि विरोधी पक्ष के पास अगर पैसे होंगे तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, या इसी इनकी समझ हो सकती है। तो 2000 नोटबंदी का ये मसला है, आतंकियों हमले का ये मसला है, रेल का एक्सीडेंट हुआ, इतना बड़ा एक्सीडेंट पिछले 70 साल में कभी नहीं हुआ, मगर रेल मंत्री के ऊपर कोई आंच नहीं। किसी ने अभी यहां पे कुछ कहा कि कांग्रेस के 70 साल में ये हुआ। माधवराव सिंधिया जी ने सिविल एविएशन का एक एक्सीडेंट हुआ, रेजिग्नेशन दिया। रेल मंत्रालय में एक्सीडेंट हुआ, कांग्रेस के मंत्री थे, उन्होंने राजीनामा दिया, मगर यहां कोई चर्चा नहीं। रेल के डब्बे रेल मंत्री ने दिखाया था कि हम इसमें ये ऑटोमेटिक कवच बिठा रहे हैं। तो कितने कवच बिठाए? पूरे देश में कितना लाख किलोमीटर रेलवे है, कितने कवच बिठाए, कितना बजट में प्रोविजन किया, कितना बजट का प्रोविजन का उपयोगिता हुई, एग्जीक्यूशन हुआ, इसका कोई जवाब नहीं। टीवी पे आना है, न्यूज देना है। लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते हैं वही सच लगता है, मगर अब जनता की पेट की आग इतनी जल रही है कि लोगों को अब इसके चटके नहीं, अभी चटके नहीं लग रहे हैं, अभी लोग इसमें जलने लगे। जब तुम्हारा घर का खर्चा फॉर एग्जांपल गरीब आदमी का 10,000 में चलता था, आज वो 18,000, 15,000, 20,000 पहुंच गया। लाइट का बिल आपको एक एक्स यूनिट के भाव से आया करता था, आज अडानी, अभी कल ही मैं विरार एक प्रोग्राम में गया था तो मुझे एक अडानी का ऑफिसर मिला जो विरार में रहता है, जो यहाँ भयंदर में काम करता है। बोले साहब अभी तो हमारे को इंस्ट्रक्शन है लाइट काट देने का, बिल नहीं भरा लाइट काट दो। तो ये तो हाल है। बिजली कंपनी किसकी? अडानी की। पोर्ट कंपनी किसकी? अडानी की। रेलवे कंपनी किसकी? अडानी की। 20,000 करोड़ रुपए इस देश में किसका आ रहा है? ऑफशोर कंपनी से, अडानी का। मगर सरकार उस पर भी जवाब देने तैयार नहीं, किसानों के मुद्दे पे जवाब देने तैयार नहीं। किसानों की आत्महत्या रुकती नजर नहीं आ रही, बेरोजगारी कहीं थमती नजर नहीं आ रही। मेरे पास आज मेरी कंपनी में काम करने के लिए एक एचआर के मैनेजर के पोस्ट के लिए आदमी आया था, मल्टीनेशनल में काम करता है, यादव करके कुछ सरनेम था उसका। तो मैंने कहा तुम मल्टीनेशनल में काम करते हो तो क्यों छोड़ रहे हो? बोले सर ले ऑफ कर रहे हैं। ले ऑफ समझते ना, मतलब काम पे से आदमी कम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल्स ले ऑफ कर रही है। तो रिसेशन जो है जबरदस्त है। फिर हमारी जीडीपी ग्रोथ किधर हुई? हमारी पर कैपिटा इनकम कहां बढ़ी?
किसानों की नहीं बढ़ी, मिडिल क्लास की नहीं बढ़ी। किसान 70%, 70% ये देश आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो किसान की आमदनी नहीं बढ़ी, मिडिल क्लास की आमदनी नहीं बढ़ी, तो आमदनी बढ़ी किसकी? तो जीडीपी ग्रोथ कहां से हुई? पर कैपिटा इनकम कहां पे बढ़ा? तो देश ने तरक्की कहां पर करी, किस सेक्टर में करी? कर्जा कितना था पहले? 2014 तक ये सरकार जब आई तब 50 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 1.5 लाख करोड़ का कर्जा है। जब देश में कर्जा बढ़ता है, 140 करोड़ की आबादी है, 1.5 लाख करोड़ का कर्जा, मतलब आपके ऊपर, हम पे, सबके ऊपर 1 लाख डॉलर, 1 लाख इंडियन, 1 लाख 20 है कैसा? तो इतना कर्जा आपके हमारे पे बड़ा है। आपको, हमको बुलेट ट्रेन दिख रही है, दिखाया जा रहा है, नवा शिवा का हाईवे दिखाया जा रहा है। भाई साहब, मैं आपकी मालूमात के लिए बताना चाहता हूं कि ये डीएमआईसी का प्लान था। डीएमआईसी क्या है? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। 2006 और 7 में मनमोहन सिंह जी ने जापानीज गवर्नमेंट के साथ मिलकर के तैयार किया था। जापान के पास जमीन नहीं है, उसको अगर इंटरनेशनल मार्केट में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को लेके कंपटीशन में रहना है, चाइना के साथ, वियतनाम के साथ, ताइवान के साथ या अन्य कंट्रीज के साथ, तो जापान को जमीन चाहिए, इंडस्ट्रीज बिठाने के लिए मैन पावर चाहिए। तो उसने इंडिया के साथ पैक्ट किया और उसमें डीएमआईसी डिजाइन की गई 1500 किलोमीटर इन लेंथ, 300 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर इन विड्थ, जिसमें जेएनपीटी से शुरू होकर के दिल्ली तक के ये सारे मेट्रोस, ये सारी बुलेट ट्रेन्स, जो मुंबई शहर में सारी आपकी मेट्रोस हो रही है, अंडरग्राउंड हो रही है, जो अपने पोर्ट्स जो अडानी को दे दिए गए हैं, सूरत के, ढानू के या बाकी के, ये सारे डीएमआईसी का पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोजेक्ट है, जो 2006 और 7 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के राज में डिजाइन किया गया। और बहुत सारे प्रोजेक्ट को के लिए 5 से 7 राज्यों में जापानीज कंपनीज के लिए लैंड एक्विजिशन करके जापानीज कंपनीज को दी गई, ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज वहां तैयार करें। आपको ये भी मैं बताना चाहता हूं कि ये जो पूरा डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि जापान के पास पैसा था, हमारे पास जमीन और मैन पावर थी, हम लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडर डेवलप्ड नेशन है, तो जापान को हमसे सस्ता जमीन, हमसे सस्ता मैन पावर कहीं नहीं मिल सकता। तो ये विन विन सिचुएशन थी इंडिया के लिए। जो पहला मेट्रो का काम शुरू हुआ, उसमें भी जापान गवर्नमेंट की तरफ से कर्जा लिया गया। जो आप मेट्रो आज मुंबई शहरों में देखते हैं, ये पूरा जो मेजर प्लान बना गया, ये 2006-7 में बनाया गया। यहाँ पे विलासराव जी मुख्यमंत्री थे। तो लोगों को आज वही हाईवे, वही ब्रिज, वही मेट्रो, वही बुलेट ट्रेन दिखा करके, वही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, झगड़े लड़ा करके, देश में कम्युनल हार्मनी बिगाड़ के, कॉमन सिविल कोड ला करके, कॉमन सिविल कोड लाने का भी नहीं है, मगर उसके ऊपर चर्चा करके देश का माहौल बिगाड़ना, ये इनका मकसद है। ये सारे 9 मुद्दे हैं। मैंने कहा जैसे 9 मुद्दों में मुद्दे पूरे नहीं होते, ऐसे 900 मुद्दे होंगे पूरे देश में। जवाहर साहब, एक सवाल यह है, जैसे अभी आपने कहा कि रिजर्वेशन से नुकसान जो होगा अगर खत्म होता है तो हिंदुओं को होगा, आपको नहीं लगता जो रिजर्वेशन की जो नीतियां हैं, जो जाति धर्म इसके हिसाब से जो रखा गया था, अब उसको बदलाव होना चाहिए। रिजर्वेशन ऐसे लोगों को मिलना चाहिए जो सच में सक्षम हो, कम नंबरों से, लोग बहुत सारे ऐसे नंबर बहुत अच्छे आते हैं, 500 आते हैं, लेकिन वही अगर रिजर्वेशन में 400 वाला या 300 वाला उसको सीट मिल जाती है। रिजर्वेशन क्यों किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसका रिजर्वेशन का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब घटना बन रही थी, इंडिया एक अंडर डेवलप्ड नेशन था, जस्ट आज़ादी प्राप्त किया हुआ था, इलिटरेसी का परसेंटेज बहुत हाई था, जमींदारी, गरीबी, अमीर और गरीब का तबका काफ़ी बड़ा था, उसमें गरीबों को, ओबीसी को, एससी, एसटी, इनको मेन प्रवाह में लाना ये जरूरी था। आज भी आप और हम देखते हैं कि इस देश के अंदर अगर पिछड़ी जाति का आदमी गांव में घोड़ी चढ़ता है तो उसको मार दिया जाता है। ये इस देश में हो रहा है, एट्रोसिटी का कायदा है, क्रिमिनल लॉ अपनी जगह पे है, उसके बावजूद हो रहा है। हरियाणा में वो खरब बढ़ता है ना,
गांव की कमेटी खाप बैठती है, खाप पंचायत होती है आज भी इस देश में। नग्न अवस्था में लोगों को, पिछड़ी जाति के लोगों को मार दिया जाता है, अकलियतों को, मुसलमानों को अपना मार दिया जाता है, मॉब मल्चिंग के नाम पे मार दिया जाता है। कायदा है, क्रिमिनल लॉ है। आज भी इस देश के अंदर पिछड़ी जाति, आदिवासी, गरीब आदमी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं पा सकता आज भी, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर इस देश का रहा सदियों से कि अपर कास्ट ने हमेशा रूल किया, अपर कास्ट ने हमेशा सत्ता भोगी रूल किया, और पिछड़ी जाति, नीचे तबके के लोग, हर समाज के, हर धर्म के, वो हमेशा नीचे रहे। इसके चलते हुए ये रिजर्वेशन किया गया था। आपने जो कहा कि रिजर्वेशन में बदलाव होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए ना पार्लियामेंट में, आपको उसके ऊपर चर्चा करना चाहिए, ना कि आप कॉमन सिविल कोड लाने की बात करो। आप कॉमन सिविल कोड लाके नॉर्थ ईस्ट में बीफ खाते हैं, आप बंद कर सकेंगे? केरला में बीफ खाते हैं, हिंदू मुस्लिम सब खाते हैं, गोवा में बीफ खाते हैं, आप बंद कर सकेंगे? गुजरात में दारूबंदी है, आप चालू कर दोगे? महाराष्ट्र में चंद्रपुर में दारूबंदी है, तो पूरे महाराष्ट्र में बंदी कर दोगे आप? तो आपके एथेनॉल के प्लांट कहां जाएंगे? आपके मोलासेस जो शुगर मिल से निकलती है वो कहां जाएगा? अब गुजरात का आदमी जो एक जुबान बोलता है, राजस्थान का आदमी एक जुबान बोलता है, मध्य प्रदेश का आदमी एक जुबान बोलता है। आप इसको कॉमन जुबान, हिंदू राष्ट्र हमारा है, हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा है, एक्सेप्टेड है कि आज भी पूरे राज्यों में? तो आप करोगे इसको कॉमन सिविल कोड में? एक सेकंड के लिए मुसलमानों को भूल जाइए, मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है कॉमन सिविल कोड से। मुसलमानों को कोई नुकसान कॉमन सिविल कोड से नहीं है, नुकसान हमारे हिंदू भाइयों को है, नुकसान इस मुल्क को है। कैसे आप करोगे? जम्मू कश्मीर में आपने यूनियन टेरिटरी लगा दी, कितने साल हो गए, इलेक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्या उग्रवाद बंद हो गया? क्या वहां की समस्याएं खत्म हो गई? आप रैंडम उठ करके कोई भी फैसला करते हो और उसके बाद में डेड एंड, उसके बाद डेड एंड हो जाता है। अब G20 की समिट आप कश्मीर लेकर के गए, आपने बोला कश्मीर में लोग जा करके जमीनें खरीद सकेंगे, कश्मीर का विकास होगा। आपको मालूम है कश्मीर में कुल मिला के जमीन जहां डेवलपमेंट हो सकता है कितना है? 6% ओनली जम्मू एंड कश्मीर में, बाकी टोटली ही परसेंटेज गलत। तो गूगल करके देख लीजिए। लेह लद्दाख क्या हो सकता है उधर? श्रीनगर एंड वैली, सिर्फ वैली की जो जगह है और जम्मू शहर के आसपास की जो लो लाइंग एरिया है, ये टोटल जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख पकड़ के 6% ऑफ लैंड। मगर पब्लिक को क्या बताया गया कि अभी आप कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं। कितने लोगों ने खरीदी, कितनी नई होटलें बनी, बताइए? जमीन होगी तो खरीदेंगे ना। तो ऐसे हालात इस देश के हैं कि जम्मू कश्मीर एक अलग है, मालदीव आपका अलग है, दमन दीव आपका अलग है, पोर्ट ब्लेयर आपका अलग है। अब किस तरह से इसको कॉमन सिविल कोड में लाओगे आप? सब ऐसा है, मैं भी पहाड़ी क्षेत्र से आता हूँ, उत्तराखंड से। जैसे अभी आपने जम्मू कश्मीर की बात की, आपने लद्दाख की बात की, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, कभी भी यहाँ तक इन लोगों की कोई